सो हेलो फ्रेंड, ये हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये एसटीआईएस की क्विक बुक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर इसमें यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मोशन यानी गति। तो गति एवं विराम में मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है इसको देखते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। वही यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो इसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। तो ये गति एक मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अतः किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए यात्रियों की एक बस गति कर रही है तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील और साथी यात्री विराम अवस्था में लगेंगे। वहीं सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस तथा यात्री गतिशील और वृक्ष विराम अवस्था में प्रतीत होगा। डिस्टेंस यानी दूरी। तो गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी अदिश राशि है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन सदिश राशि होता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। तो विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। चाल यानी स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल की विमा एल टी की घाते -1 होता है। वेलोसिटी तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग भी एक सदिश राशि है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो v इक्वल टू एस बटे टी। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग की विमा एल टी की घात -1 होती है। उपरोक्त राशियों को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो कोई व्यक्ति ABCD पर चलते हुए बिंदु ए से प्रारंभ कर बिंदु ई पर 5 घंटों में पहुंचता है। बिंदु ए से बी तक पहुंचने में 4 घंटा लगा, बी से सी में 2 घंटा, सी से डी में 2 घंटा और डी से ई में 2 घंटा। तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी 4 2 6 2 8 2 10 होगी। उसका विस्थापन क्या होगा? तो 4 + 2। तो उसका विस्थापन पूर्व की ओर केवल 6 किलोमीटर होगा। उसकी चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर बटे 5 घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और उसका वेग क्या होगा? 6/5 यानी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर उसका वेग होगा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको a बराबर v - u बटे t, जहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल कहलाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की विमा एल टी की घात -2 होती है। वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप से दर्शाते हैं। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही है तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला समीकरण है, ये गति के समीकरण है। पहला समीकरण है v = u + at। दूसरा समीकरण क्या है? s = ut + 1/2 at²। और जो लास्ट सूत्र है v² बराबर u² + 2as। यहाँ पर v अंतिम वेग या चाल है, s विस्थापन अथवा दूरी है, u क्या है? प्रारंभिक वेग या चाल है और t लगा हुआ समय। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, ये क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी चाल को एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है। क्योंकि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, अतः इसे अभिकेंद्र त्वरण भी कहा जाता है। तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। एक समान सरल रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता, जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण कार्य करता है। फिर कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन की विमा m की घाते 0, l की घाते 0, t की घाते 0 होती है, अर्थात इसे द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा W से दर्शाते हैं। कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो डेल्टा थीटा है उसे कोणीय विस्थापन कहेंगे और टी लगा हुआ समय होगा। कोणीय वेग एक सदिश राशि है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। इसकी बीमा टी की घात -1 होता है। यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण यानी 360 डिग्री घूम जाए तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय का परिक्रमण काल टी कहलाता है। वही कण द्वारा 1 सेकंड समय में लगाए गए चक्रों की संख्या कण की आवृत्ति n कहलाती है। तो कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध क्या है? तो औसत कोणीय वेग बराबर 2 पाई बटे टी। तो चूंकि n बटे 1 बटे टी, तो ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा यानी कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी बराबर 2 पाई n। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? तो v बराबर r ओमेगा, जहां पर v रेखीय वेग है और r वृत्त की त्रिज्या है। रेखीय वेग बराबर वृत्त की त्रिज्या बटे रेखीय वेग बराबर वृत्त की त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। तो बल यानी फोर्स क्या होता है दोस्तों? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की आकृति यानी साइज और आकार, शेप या गति की अवस्था, विरामावस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल एक सदिश राशि है। इसके एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। उदाहरण, स्थिर रखे फुटबॉल पर खिलाड़ी बल लगाकर उसे गतिशील कर देता है। लोहे की एक सीधी छड़ पर बल लगाकर उसे टेढ़ा किया जा सकता है। सरल मशीन यानी सिंपल मशीन। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है, जैसे घिरनी यानी पुली, स्क्रू जैक, उत्तोलक यानी लेबलर और अनंत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन इत्यादि। उत्तोलक यानी लेबलर। तो उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण है। एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु से परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण, चिमटा, सरौता, कैंची इत्यादि। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला आलंब यानी फलक्रम, यह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, फलक्रम या आलंब कहलाता है। आयास यानी एफर्ट, तो उत्तोलक का प्रयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास या एफर्ट कहा जाता है। तो ये दोस्तों फॉर एग्जांपल ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये भार को लोड करना है, तो ये फलक्रम होगा, आलंब होगा, और जो एफर्ट लगाया जाएगा यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचाने में वो आयास कहलाएगा या एफर्ट कहलाएगा। भार, तो उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है अर्थात जिस पर कार्य किया जाता है उसे भार कहा जाता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, तो आलंब, भार और शक्ति आयास के बीच में होता है, जैसे कैंची, सिंडासी, हिंडोला, सीसॉ इसे कहते हैं, झूला, हैंडपंप इत्यादि। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या कम हो सकता है। फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तो भार, शक्ति और आलंब के बीच में होता है, जैसे सरौता, एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तो शक्ति, आलंब और भार के बीच में होता है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। न्यूटन की गति के नियम, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। न्यूटन ने 1987 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक होता है। जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है, अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है। जड़त्व की माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु का। तो बल दोस्तों, जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की क्या परिभाषा होगी? तो बल
वह वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या क्या प्रेक्षण है उसको देखते हैं। तो चलती हुई ट्रेन या बस से उतरते समय व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है और स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये जड़त्व का उदाहरण है। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति को गाड़ी के मुड़ने की विपरीत दिशा में झुकना पड़ता है। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल का टूटकर नीचे गिरना। फिर संवेग यानी मोमेंटम। किसी वस्तु के समय और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर लगाते हैं। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग, तो P बराबर mv। तो यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। गति का द्वितीय नियम, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। माना कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग भी हो जाता है। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग क्रमशः P1 इज इक्वल टू mu और P2 इज इक्वल टू mv होंगे। संवेग में परिवर्तन P बराबर P2 माइनस P1, तो mv माइनस mu, तो m को कॉमन लेके v माइनस u। गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर या लगाया गया बल, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बटे T, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m फिर कोष्ठक में v माइनस u बटे T, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। यहाँ a इज इक्वल टू v माइनस u बटे T अर्थात वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण है। तो F बराबर k ma, k एक अनुपातिक नियतांक है। द्रव्यमान बल तथा त्वरण की मात्रा के SI में लिए जाने पर k बराबर 1 होता है। अतः बल फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान यानी मास इनटू एक्सेलरेशन त्वरण। उपरोक्त समीकरण से यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम और त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो F को कैसे और व्यक्त कर सकते हैं, इक्वल टू m v माइनस u बटे t, एफ टी बराबर एम भी माइनस एम यू। तो अगर F 0 हो तो किसी भी समय t पर v इज इक्वल टू u होगा, अर्थात वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य हो तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में रहेगी। गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक अब्जॉर्बर लगाया जाता है। यदि हल्की और भारी दो गेंदें एक समान वेग से गतिशील हैं तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। तो गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत अथवा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। याद रहे, क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, न कि एक ही वस्तु पर। उदाहरण के लिए बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगाती है। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास यानी एग्जॉस्ट की प्रतिक्रिया होती है। नाव को जब जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का ही उदाहरण है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लगाया जा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है।
संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण। तो रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है। रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है, पर जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है। इसके कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग व त्वरण में वृद्धि होती है। संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान यम यम है और नाव का द्रव्यमान यम बी है तथा व्यक्ति भी यम वेग से आगे कूदता है, तो यदि व्यक्ति का द्रव्यमान यम है और नाव का द्रव्यमान यम बी है तथा व्यक्ति भी यम वेग से आगे कूदता है तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार नाव का संवेग पी बी बराबर व्यक्ति का संवेग पी यम। तो यम बी भी बी बराबर यम भी यम। नाव के पीछे खिसकने की चाल भी बी इज इक्वल टू एम इंटू भी एम बटे एम बी। अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते समय कण पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। वृत्तीय पथ पर गतिमान कण का अभिकेंद्र त्वरण A इज इक्वल टू भी स्क्वायर बटे आर होता है, जहां पर आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है, भी वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण का वेग और यम घूमते हुए कण का द्रव्यमान होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बटे आर। अभिकेंद्र बल के उदाहरण। तो जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए तथा उपग्रहों को ग्रहों के परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, अर्थात डोरी पर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। वह डोरी पर उत्पन्न तनाव होता है, अतः डोरी के तनाव द्वारा केंद्र पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाए तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने के कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट है अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल एक प्रकार का छद्म बल या जड़त्वीय बल होता है। अपकेंद्री बल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थिर हो, जैसा कि चक्री झूला यानी मैरी गो राउंड, तो वह बाहर की ओर एक बल अपकेंद्र बल अनुभव करेगा और यदि वह झूले को हाथ में ना पकड़े तो बाहर की ओर गिर सकता। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन यदि वांछित चाल के सापेक्ष तेज गति से चल रहा है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर लपट सकता है। तो अतः कोई गाड़ी वांछित चाल से कम चाल से चल रही है तो वह मोड़ पर आकर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घूर्णन बल भीतर की ओर लगकर आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन एवं वॉशिंग मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के यंत्र को अपकेंद्रित यानी सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन वास्तव में इसी का परिवर्धित रूप है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क। जब किसी पिंड को कोई बाह्य बल किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इस प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण एवं अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण इज इक्वल टू F इंटू एल। बल आघूर्ण की
क्या होती है, तो यम एल की घाते 2 टी की घाते 2। बल आघूर्ण को ग्रीक अक्षर टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इनटू बल और अक्ष की दूरी, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण अधिक होगा, और यदि अक्ष से दूरी शून्य हो अर्थात बल की क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरे तो बल आघूर्ण शून्य होगा। इस दशा में पिंड को घुमाया नहीं जा सकता, चाहे उस पर कितना भी बल क्यों न लग रहा हो। द्रव्यमान केंद्र तो सेंटर ऑफ मास, वह बिंदु जो किसी पिंड में वितरित द्रव्यमान की माध्य स्थिति प्रदर्शित करे द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। बल आघूर्ण का उदाहरण या अनुप्रयोग, तो स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेंच को आसानी से घुमाया देना, रिंच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है, हैंडपंप के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंडपंप चलाने में आसानी होती। तो अब है नेक्स्ट है बल युग्म यानी कपल। तो दो बराबर या विपरीत समानांतर बल जिनकी इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है, किसी वस्तु पर लगाए जाएं तो वे उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बलों के जोड़ों को बल युग्म कहते हैं। दो बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क ऑफ कपल, तो बल युग्म के किसी एक बल तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्णन कहते हैं। बस अथवा कार के स्टीयरिंग को घुमाने में आरोपित बल युग्म के उदाहरण है। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड का आघूर्ण कक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान की भूमिका होती है, उसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की भूमिका होती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है तब वस्तु के प्रत्येक बिंदु के द्रव्यमान तथा अक्ष से बिंदु की दूरी के वर्ग के गुणनफलों का योग उस वस्तु का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अतः जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू सिग्मा द्रव्यमान इंटू अक्ष की दूरी स्क्वायर। अतः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके आकार, प्रकार एवं उसके अंदर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण का अनुप्रयोग, रस्सी पर करतब दिखाने वाला नट रस्सी पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी लाठी का प्रयोग करते हैं। इसके कारण लाठी सहित उसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक हो जाता है और वह चलते समय उत्पन्न थोड़े थोड़े असंतुलित बलों को आसानी से संतुलित कर लेते हैं। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंट, तो संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। इसे प्रायः जे से प्रदर्शित किया जाता है। तो कोणीय संवेग इज इक्वल टू दूरी इंटू संवेग, तो जे इज इक्वल टू आर इंटू एम बी, तो जे बराबर एम वी आर। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है, जे बराबर एम वी आर इक्वल टू के, और के एक कांस्टेंट है यानी नियतांक है। वी आर बराबर जे बटे एम, यह पिंड का द्रव्यमान, यहाँ पिंड का द्रव्यमान स्थिर है, अतः v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर। अर्थात पिंड का रेखीय वेग उसके पथ के केंद्र से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो v इज इक्वल टू v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी को एक पत्थर से बांध कर घुमाया जाए तो डोरी की लंबाई बढ़ाने पर पत्थर का वेग घटता जाएगा व डोरी की लंबाई कम करने पर पत्थर का वेग बढ़ेगा। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो यह कण गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। तो इस गति को प्रक्षेप गति तथा कण के पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है यानी पैराबोलिक होता है। प्रक्षेप का परास क्या होता है? प्रक्षेप गति करता हुआ कण किसी जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप का परास कहा जाता है। कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। लंबी कूद के खिलाड़ी को पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ चलना चाहिए, जिससे वह अधिकतम दूरी तय करेगा। भाला फेंक, चक्र फेंक, हैमर थ्रो, शॉट पुट इत्यादि खेलों में खिलाड़ी जब 45 डिग्री कोण पर
वस्तु फेंकता है तो वह अधिकतम दूरी तक जाती। प्रक्षेप की ऊंचाई, कण द्वारा प्राप्त की जाने वाली उच्चतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहा जाता है। यह अधिकतम तब होती है जब प्रक्षेप का कोण 90 डिग्री होता है। ऊंची कूद के खिलाड़ी को अपने को ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री रखकर कूदने पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ परवलयाकार होगा। जब एक समान वेग से चलती गाड़ी से गेंद गिरती है तब गेंद के पास प्लेटफॉर्म के सापेक्ष प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो किसी गाड़ी के वेग के बराबर है होता है तथा शून्य ऊर्ध्वाधर वेग होता है। ये दोनों स्थितियां परवलयाकार पथ के लिए आवश्यक है। घर्षण यानी फ्रिक्शन, संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स। तो यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हो और सभी बल परिमाण में एक दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे हो कि उनका परिणामी बल शून्य हो तो पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बलों के कारण पिंड में कोई गति नहीं होती। असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल या कई बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि पिंड बल की गति की दिशा में गति करने लगे तो इस प्रकार के बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, तो वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। क्षैतिज तल पर रखी वस्तु को यदि बल लगाकर गति दे दी जाए तो थोड़े समय बाद वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करते हुए तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु विरामावस्था में बल संतुलन प्राप्त न कर ले। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, किसी सतह पर स्थित अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जब तक वस्तु गति अवस्था में नहीं आती तब तक स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, जो बाह्य बल फोर्स के बराबर रहता है और उसे संतुलित करता है। जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ता है वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण भी बढ़ जाता है। सीमांत घर्षण बल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ सकता है। इस समय वस्तु गति करने ही वाली होती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उपयुक्त व्याख्या से हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल के बराबर होता है। गतिक घर्षण बल यानी डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाले बल का नाम F1 है एवं वस्तु को गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल का मान F2 है तो F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। सर्पी घर्षण बल यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल स्लाइड कर रही हो तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल यानी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। विराम कोण यानी एंगल ऑफ डिपोज, तो आनत तल पर क्षैतिज दिशा के साथ वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर वस्तु आनत तल पर ठीक संतुलन की अवस्था में बनी रहती है विराम कोण कहलाता है। घर्षण बल के गुण, घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह चिकनी होने पर घर्षण कम होता है, सतह खुरदुरी होने पर घर्षण ज्यादा होता है। ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण सर्वाधिक जबकि द्रव ठोस के सतह के मध्य सबसे कम तथा वायु ठोस के बीच घर्षण सबसे कम होता है। तो ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण सर्वाधिक, द्रव ठोस सतह के मध्य उससे कम और वायु ठोस के मध्य जो घर्षण होता है वो सबसे कम होता है। स्नेहा के यानी लुब्रिकेंट के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है, क्योंकि द्रव ठोस सतह के मध्य घर्षण कम होता है।
मशीनों में बॉल बियरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। घर्षण के प्रयोग तो सड़कों पर अचानक घर्षण न होने पर, सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। सतही या चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण चलने में परेशानी होती है। उदाहरण, बर्फ पर चलना कठिन होता है, कीचड़ में गाड़ी फिसल जाती है, सड़क पर तेल आदि फैलने से साइकिल फिसलने लगती है। घर्षण होने की वजह से विभिन्न वस्तुएं अपनी सतह पर विरामावस्था में आसानी से बनी रहती हैं, अन्यथा ज्यादा सबल लगाने पर वे गतिमान हो जाती हैं और दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, घर्षणहीन सतह पर रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो जाती है। घर्षणहीन सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने पर विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार घर्षण से हानि। घर्षण के कारण ऊर्जा अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। मशीनों के कलपुर्जों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होता है, जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। अब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन देखते हैं। तो केपलर के नियम। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए। तो प्रथम नियम कक्षाओं का नियम है, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थिर होता है। तो कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थिर होगा और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर कक्षा पर परिक्रमा करेंगे। द्वितीय नियम क्षेत्रीय फलन चाल का नियम। तो लॉ ऑफ एरियल स्पीड। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय एरियल स्पीड नियत रहती है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तृतीय नियम तो परिक्रमण कालों का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो किसी भी ग्रह पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ यानी सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, अतः जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, अर्थात इस बिंदु पर ठीक उतने ही परिमाण का बल ऊपर की ओर लगाया जाए तो वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। इसका एक अच्छा उदाहरण पीसा की झुकी हुई मीनार है। अभी तक इसके न गिरने का कारण उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार के तल के अंदर होना है। मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के बाहर हो जाएगी और तब यह गिर पड़ेगी। तो नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दो पिंडों के बीच स्थित आकर्षण बल की इसी विशेषता का अनुकरण करती हुई पृथ्वी किसी पिंड या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कहा जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, परंतु न्यूटन ने गणितीय विधि से गुरुत्वाकर्षण के नियम को सिद्ध किया। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो एफ जी इक्वल टू जी एक कांस्टेंट है, m1 m2 बटे आर स्क्वायर। माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 तथा कणों के बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होगा। तो F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर स्क्वायर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे आर स्क्वायर या F इज इक्वल टू g m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जहां g नियतांक है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का
चौथा भाग होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार F इज इक्वल टू G m1 m2 बटे r स्क्वायर। उपरोक्त नियम में G एक नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यदि m1 और m2, तो यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 तथा r बराबर 1 हो तो F इज इक्वल टू G हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G कहलाता है। ये स्मॉल g है। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r हो, me तथा पृथ्वी की त्रिज्या re हो, तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा पृथ्वी की त्रिज्या re हो तो तथा एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F इज इक्वल टू G m c बटे m बटे r c का स्क्वायर। तो बल F के कारण ये वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है, तो F इज इक्वल टू mg। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर तो mg इज इक्वल टू G mc m बटे rc का स्क्वायर। तो G बराबर G कैपिटल G mc बटे rc 2 होगा, rc का स्क्वायर होगा। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाएं तो वे समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। वायुमंडल का घर्षण अगर नगण्य माना जाए तो पृथ्वी की उपस्थिति में भारी पिंड, वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो आदर्श परिस्थितियों में सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। बॉल पेन गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी जाती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक से छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, अतः किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, वस्तु चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या बाह्य अंतरिक्ष में। भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G है, अतः आकर्षण बल F इज इक्वल टू mg होगा। इसे W से निरूपित करते हैं तो W बराबर mg। भार का SI मात्रक वही है जो बल का मात्रक है, अर्थात न्यूटन। भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। स्पष्ट है कि वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, अन्य किसी राशि पर नहीं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना होगा चंद्रमा पर उसका 1/6 होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो G का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। G के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, पृथ्वी तल पर G का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके दो कारण हैं। पहला, पृथ्वी की आकृति यानी शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। क्योंकि G पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः स्पष्ट है कि RC
पृथ्वी की त्रिज्या का मान जैसे जैसे कम होता जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। पृथ्वी पर अपने अक्ष के परितः घूमना, तो हमें ज्ञात है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है। यदि पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो जी के मान में परिवर्तन, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर लेमडा, जहां लेमडा पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा और पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु व पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण है। स्पष्टतः जी डैश बड़ा होगा, जी डैश छोटा होगा जी से, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती। फिर भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है ध्रुवों पर, अतः ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे यानी ओमेगा 0 हो जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी और यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाएगा तो जी का मान घट जाएगा। यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लग जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होने लगेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। तो माना यम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई और त्रिज्या आर ई है, तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान जी से कम होगा। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लगभग 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के जी का मान पृथ्वी के तल पर जी के मान से 1/4 होता है। पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई h दूरी नीचे की ओर स्थित है, अतः पृथ्वी के केंद्र O से यह दूरी r e माइनस h होगी। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल से g के मान से कम होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण g शून्य महसूस होने लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिरने पर या लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर गिरती हुई लिफ्ट में, उस समय वस्तु का भार भी शून्य महसूस होगा, अर्थात वस्तु भारहीनता की अवस्था में होगी। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार, तो अपरेंट वेट ऑफ एनी बॉडी इन लिफ्ट। हम जानते हैं कि अपने जिस भार का अनुभव हम करते हैं वह एक प्रक्रिया बल है जो हमारे ऊपर आरोपित होता है। लिफ्ट में गति के दौरान भार में जो आभासी परिवर्तन होता है वह इसी प्रतिक्रिया बल में परिवर्तन की वजह से होता है। तो यदि लिफ्ट स्थिर है तो A इज इक्वल टू 0, तो W बराबर mg होगा। आभासी भार इज इक्वल टू वास्तविक भार होगा इसमें। यदि लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तो W इज इक्वल टू m g प्लस A होगा। तो आभासी भार ज्यादा होगा वास्तविक भार से। यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो W इज इक्वल टू m g माइनस A, तो आभासी भार फिर घट जाएगा, यानी वास्तविक भार ज्यादा होगा आभासी भार से। यदि लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा क्योंकि प्रतिक्रिया बल बढ़ जाएगा। तो W डैश इज इक्वल टू m g प्लस 1। यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, यानी W डैश इज इक्वल टू m g माइनस 1। जब लिफ्ट एक समान वेग यानी शून्य त्वरण से ऊपर या नीचे जाए तो वस्तु को अपना आभासी भार अपने वास्तविक भार के समान ही प्रतीत होगा। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए या कोई वस्तु मुक्त त्वरण फ्री फॉल से गति करे तो वस्तु को अपना आभासी भार शून्य प्रतीत होगा क्योंकि प्रतिक्रिया का बल शून्य हो जाएगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट g से अधिक त्वरण से गति करे तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति पर आभासी बल ऊपर की ओर लगेगा और व्यक्ति लिफ्ट की छत पर जा लगेगा। उपग्रहों की गति, तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, तो उपग्रह सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह वे पिंड हैं जो पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं। इनकी गतियां ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों के बहुत समान होती हैं, अतः केपलर के ग्रहीय गति नियम इन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः कक्षाएं वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है।
विदित है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल तथा दूसरा प्रक्षोभ बल, जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसकी कक्षा लगभग वृत्ताकार है। विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए मानव निर्मित उपग्रहों को कक्षाओं में विमोचित किया गया है। मानव निर्मित उपग्रह कक्षाओं की स्थिति के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला, भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर हो, तो ऐसे उपग्रह को भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह को जब पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में स्थापित किया जाता है तो यह पृथ्वी के किसी बिंदु से स्थिर प्रतीत होता है। ऐसे उपग्रह को भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह में अंतर यह है कि भू स्थिर को पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में, जबकि भूतुल्यकालिक को किसी अन्य तल में समान ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी नियत समय पर नियत स्थान पर दिखाई पड़ते हैं, जबकि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होते हैं। भूतुल्यकालिक एवं भू स्थिर कक्षाओं की ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर होती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों में से 3 भू स्थिर कौन कौन से IRNS 1C 1F और 1G तथा 4 भूतुल्यकालिक यानी 3 तो जियो स्टेशनरी हैं और 4 जियो सिंक्रोनस हैं। तो जियो सिंक्रोनस हैं उनमें IRNSS 1A 1B 1D और 1E है। ये तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं ये पृथ्वी के विषुवत रेखा इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है उसके तल में होते हैं, और जो जियो सिंक्रोनस होते हैं वो किसी भी तल में हो सकते हैं, किसी अन्य तल में हो सकते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रहों के उपयोग। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के क्या उपयोग हैं? एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित नहीं होती। दूरदर्शन प्रसारण एवं अन्य प्रकार के संचारों में उपयोग होने वाली तरंगों की आवृत्तियां अधिक उच्च होती हैं, अतः इन्हें प्रसारण केंद्रों के ऊपर स्थापित तुल्यकालिक उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के बड़े क्षेत्र पर प्रसारित किया जाता है। भारत का इनसेट उपग्रह समूह ऐसा ही तुल्यकालिक उपग्रह समूह है। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, नेविगेशन इत्यादि में। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है। इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रहों का प्रयोग। ध्रुवीय उपग्रहों का प्रयोग विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण में, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययनों इत्यादि में किया जाता है। उपग्रहों में भारहीनता। तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। तो किसी वस्तु के भार का अनुभव वस्तु के संपर्क तल की प्रतिक्रिया के कारण होता है। यदि हम जमीन पर खड़े हैं तो हमें अपने भार का अनुभव अपने पैरों पर पृथ्वी की प्रतिक्रिया, पृथ्वी के गुरुत्व बल के फलस्वरूप के कारण करते हैं। यदि यह प्रक्रिया शून्य हो जाए तो हमें अपना भार शून्य प्रतीत होगा तथा यह भारहीनता की अवस्था कहलाती है। उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, क्योंकि उपग्रह की सतह द्वारा अंतरिक्ष यात्री पर लगाई गई प्रतिक्रिया शून्य होती है। अंतरिक्ष में गुरुत्व का अभाव होने के कारण ही अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जल के गिलास को टेढ़ा करके नहीं पिया जा सकता, क्योंकि ऐसा करते ही गिलास का जल बूंदों के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन एक ट्यूब में पेस्ट की भांति भर दिया जाता है। ट्यूब को सीधे मुंह में दबाकर भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पृथ्वी पर वापस लौट आती है। यदि वेग को बढ़ाते जाएं तो अंत में एक ऐसा वेग आता है जिससे फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और वह वस्तु पृथ्वी पर वापस कभी लौटकर नहीं आती। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है तथा पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आती, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल के किसी
पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या उससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो पृथ्वी फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। नोट, कुछ स्रोतों में पलायन वेग के स्थान पर पलायन चाल भी लिखा मिलता है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। चंद्रमा की त्रिज्या लगभग 1.74 गुणे 10⁶ मीटर तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का लगभग 1/6 दोनों ही मान कम है। अतः चंद्रमा पर पलायन चाल का मान मात्र 2.38 किलोमीटर पर सेकंड ही है। गैसों के अणुओं का औसत वेग इससे अधिक होने के कारण चंद्रमा पर गैसों के अणु ठहर नहीं पाते हैं, अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समयांतर के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं, यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे आवर्त काल यानी टाइम पीरियड कहा जाता है। अपने अक्ष के परितः घूर्णन एवं किसी बिंदु के इधर उधर दोलन, ऑसिलेशन इसके उदाहरण। दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। तो यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे तो इसे दोलन गति कहते हैं। यदि दोलन सरल रेखा में इस प्रकार हो कि पिंड का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। तो सरल आवर्त गति की क्या क्या विशेषताएं हैं? कण की दो स्थितियों चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट और मध्यमान मीन पॉइंट के संदर्भ में सरल आवर्त गति की विशेषताओं को देखा जा सकता है। चरम बिंदु और मध्यमान बिंदु। त्वरण अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। प्रत्ययन बल कार्यरत है जो त्वरण का कारण है। कोई बल कार्यरत नहीं है अतः त्वरण शून्य होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों, प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद यानी फोर्स, ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। जब किसी निकाय को साम्यावस्था से विस्थापित कर मुक्त कर दिया जाता है तो अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से दोलन करने लगता है। इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। सभी मुक्त दोलन सर्वदा कार्यरत 6 बलों के प्रभाव से अंततः रुक जाते हैं। दोलन बनाए रखने हेतु बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की प्रकृति आवर्ती हो तो बल की प्रकृति आवृत्ति को परिचालित आवृत्ति कहते हैं। प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की प्रकृति आवर्ती हो तो बल की प्राकृतिक आवृत्ति को परिचालित आवृत्ति कहते हैं। आवर्ती बाह्य बल के किसी निकाय पर कार्य करने और उस निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति का स्थान परिचालित आवृत्ति ले लेती है। जब परिचालित आवृत्ति दोलक या निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो तो दोलन का आयाम अधिकतम हो जाता है। इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं। किसी पुल को पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी को कदम ताल मिलाए बिना चलना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो हो सकता है कदम ताल की आवृत्ति जो परिचालक आवृत्ति होगी पुल के कंपन की आवृत्ति के बराबर हो जाए। ऐसी स्थिति में पुल के कंपन का आयाम बढ़ेगा और पुल टूट सकता है। रेडियो भी अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो सेट को ट्यून करने के लिए रेडियो की धारिता का मान तब तक बदला जाता है जब तक विद्युत की वह आवृत्ति प्राप्त न हो जाए जो आवृत्ति ध्वनि संकेत की है। लोलक या पेंडुलम। तो अगर कोई यम द्रव्यमान की गोली नगण्य द्रव्यमान के धागे से बंधी हुई किसी धुरी के परितः सरल आवृत्ति गति करती है तो इसे लोलक कहा जाता है। लोलक द्वारा एक पूर्ण आवृत्ति में लगने वाले समय को लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। किसी लोलक का आवर्तकाल टी उसकी लंबाई एल गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इसका लोलक के द्रव्यमान नियम से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। अतः एक पेंडुलम या लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है व सर्दियों में घट जाता है क्योंकि गर्मियों में लंबाई बढ़ती है और सर्दियों में सिकुड़ती है। इसी प्रकार पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में तीव्र हो जाती है जबकि गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगर झूले पर बैठी झूला झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले की धुरी से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कम हो जाने का कारण अर्थात प्रभावी एल कम हो जाने के कारण झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेजी से दोलन करने लगेगा।
अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो जी के मान में परिवर्तन के कारण इसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। सरल आवर्त गति करने वाला लोलक जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। लोलक अतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होकर स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी वन पावर। वर्क क्या है? समान बोलचाल की भाषा से अलग भौतिक विज्ञान में कार्य का विशेष अर्थ है। कार्य किसी वस्तु पर लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और बल की दिशा में विस्थापन डेल्टा डी होता है तो W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा डी। यदि बल विस्थापन की दिशा में न होकर विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बना रहा हो तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डेल्टा डी, क्योंकि F cos थीटा बल विस्थापन की दिशा में है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है अतः थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, F तो F cos थीटा इज इक्वल टू 0, जो कि तो W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ माना जाएगा। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक भी जूल है। ऊर्जा प्रायः दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? ke। गतिमान वायु में गतिज ऊर्जा है। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ke इज इक्वल टू 1/2 mv² होगी। बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे Pe से दर्शाते हैं। खींचे हुए गुलेल तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं: प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा है Pe इज इक्वल टू mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। रूपांतरण के पहले या रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को गणितीय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक प्रायोगिक सार्वभौमिक नियम। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु या ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाए, प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा Pe का मान mgh होगा तथा इस गतिज ऊर्जा शून्य होगी। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh होगी। जैसे जैसे वस्तु गिरेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। न्यूनतम बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा जो इक्वल टू अचर यानी कांस्टेंट। तो mgh इक्वल टू 1/2 mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। ऊर्जा का रूपांतरण, तो ऊर्जा एक या अधिक प्रकार से या एक या अधिक प्रकार में रूपांतरित ऊर्जा का एक या अधिक प्रकार में रूपांतरण होता रहता है। ऊर्जा को एक रूप से अन्य में विभिन्न उपकरणों की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा में विद्युत बल्ब के कारण। फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनेमो द्वारा। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा टरबाइन जल विद्युत उत्पादन में। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मोटर द्वारा। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा इंजन द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा परमाणु विद्युत ग्रह द्वारा। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा स्पीकर से। विद्युत ऊर्जा से विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ट्रांसमीटर द्वारा। फिर पावर, शक्ति क्या होती है उसको देखते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया है। यदि कोई लाभकर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान शक्ति बराबर कार्य बटे समय P इज इक्वल टू W बटे T। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, इसे वाट भी कहते हैं। उपरोक्त व्याख्या से हम कह सकते हैं कि 1 वाट वह शक्ति है जिससे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता हो। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ऊर्जा रूपांतरण या ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 100 वाट। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, तो ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, व्यवसायिक रूप से प्रयोग होने वाली ऊर्जा के लिए असुविधाजनक है, इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के स्रोत को 1 घंटा तक उपयोग करने में व्यय होती है। तो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। तो 100,000 वाट इक्वल टू 3600 सेकंड। तो ये हो जाएगा 3,60,000 जूल, सॉरी ये 36 लाख जूल हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। घरों, उद्योगों तथा रासायनिक प्रतिष्ठानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा के जो कि 1 किलोवाट घंटा के समतुल्य होती है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा। विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने हेतु और बड़े मात्रक मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट। तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट। द्रव्यों के यांत्रिक गुण, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, तो ऐसा कुछ भी इसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो द्रव्य कहलाता है। भौतिक आधार पर वर्गीकरण करने पर पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव एवं गैस प्रवाहित होती है अतः तरल कहलाते हैं। मूल रूप से इस गुण के आधार पर द्रव्यों एवं गैसों का ठोसों में विभेद करते हैं। ठोसों के विपरीत तरलों की अपनी निश्चित आकृति नहीं होती। ठोस यानी सॉलिड, तो द्रव्य का वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। ठोस पदार्थ का एक यांत्रिक गुण प्रत्यास्था होती है। प्रत्यास्था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति तथा आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्था कहलाता है। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती और स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक या इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। ठोसों में प्रत्यास्था के गुण का कारण अंतर परमाणविक या अंतर आणविक बल है जो विरूपक बल हटा लेने पर उन्हें वापस अपनी स्थितियों में ले जाता है। प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उस पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा कहलाती है। जब किसी पिंड पर विरूपक बल लगाया जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। यह प्रत्यानयन बल आरोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। प्रतिबल, स्ट्रेस, ये क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि पिंड के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F है तो प्रतिबल इज इक्वल टू F बटे A। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है अर्थात पास्कल होता है। प्रतिबल तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, फिर स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल होता है और जलीय प्रतिबल होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल 2 प्रकार का होगा, तनन या संपीड़न। तनन लंबाई में वृद्धि और स्पीडन लंबाई में कमी, दोनों को मिला के अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। फिर स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, ये अपरूपण विकृति होती है इससे, और जलीय प्रतिबल से आयतन विकृति होती है। विकृति यानी श्रेण, ये क्या है? प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु आकार में विकृत आ जाती है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति एक तुलना है अतः इसका मात्रक नहीं होता है। विकृति इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, तो डेल्टा एल बटे एल। हुक का नियम, हुक्स लॉ क्या है इसको देखते हैं। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल
उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई, जहां ई प्रत्यास्थता गुणांक यानी मॉडुलस इलास्टिसिटी है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी पास्कल होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है, अर्थात कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है, यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक द्वारा पता चलता है। धातुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है, इसलिए इन पदार्थों की लंबाई में थोड़ा अंतर उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। कुछ पदार्थ बढ़ते यंग प्रत्यास्थता गुणांक के क्रम में निम्नलिखित हैं, तो रबड़, फिर उसके बाद नायलॉन, फिर लकड़ी, फिर अस्थि यानी बोन, फिर शीशा, फिर ग्लास यानी ग्लास और शीशा है, एल्युमिनियम दांत का एनेमल, पीतल, फिर टाइटेनियम, स्टील, टंगस्टन, ग्राफीन, हीरा और कार्बाइन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात कठोरता स्टिफनेस बढ़ते हुए क्रम में। एक ही पदार्थ से बने विभिन्न लंबाई के तारों को एक समान भार बल से खींचा जाए तो सबसे लंबे तार में हुई वृद्धि सर्वाधिक होगी, जबकि सबसे छोटे तार में न्यूनतम वृद्धि होगी। फिर तरल यानी फ्लूइड, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। द्रव और गैस तरल हैं। ठोस के विपरीत तरलों की अपनी निश्चित आकृति नहीं होती। द्रव और ठोस में मुख्य अंतर यह है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस पात्र के कुल आयतन को भर देती है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि गैसों का द्रवों के समान पृष्ठ नहीं होता, अतः द्रवों के समान पृष्ठ तनाव का गुण गैसों में नहीं दिखाई देता। वहीं तरलों के अन्य यांत्रिक गुण दाब तथा श्यानता गैसों एवं द्रवों में समान रूप से पाए जाते हैं। अंतर आणविक बल यानी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। इन अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को अंतर आणविक बल यानी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ससंजक बल या असंजक बल। संजक बल और असंजक बल, तो संजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल संजक बल कहलाता है। दैनिक जीवन में संजक बल के उदाहरण, तो संजक बलों के कारण ही किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती हैं तथा एक ही बड़ी बूंद बना लेती हैं। जल से भीगी हुई दो प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं के संजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है। ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति के होते हैं क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच संजक बल का मान काफी अधिक होता है। शीत वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, इस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को मशीनों द्वारा इतना अधिक दबाया जाता है जिससे वह आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाएं। ऐसा अणुओं के बीच संजक बल के कारण होता है। असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। दैनिक जीवन में संजक बल के उदाहरण, तो किसी वस्तु बर्तन आदि का जल से भीग जाना असंजक बल का उदाहरण है। ब्लैक बोर्ड या चाक के कणों के बीच असंजक बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। पौधों के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच असंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच पाता है। पृष्ठ का भीगना यानी वेटनेस ऑफ सरफेस, तो जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए संजक बल का मान द्रव के अणुओं के संजक बल के मान से अधिक होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला कर देता है। उदाहरण, जल के अणुओं से कांच का पृष्ठ गीला हो जाता है। फिर जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के संजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता। उदाहरण, पारे के अणु आपस में तो जुड़े रहते हैं किंतु कांच से पारा नहीं चिपकता। तेल तथा जल के बीच असंजक बल तथा जल के संजक बल से कम होता है परंतु तेल के संजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल में डाली गई जल की बूंद सिकुड़ कर गोली का रूप ले लेती है, जबकि जल पर डाली गई तेल की बूंद छोटी छोटी बूंदों में फैल जाती है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, तो नेक्स्ट है कि इसमें किसी भी द्रव के अणुओं में संजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। अतः द्रव का बाह्य पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है और उसमें संकुचित होकर अपना बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल कम से कम रखने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई प्रकार से मापा जा सकता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा को यल लंबाई पर यह बल
कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T इज इक्वल टू F/L। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर की वृद्धि करते। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फिर पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन मीटर या जूल मीटर स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि किसी द्रव के अणुओं के मध्य संयोजक बल कार्य करते हैं। जब किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के अंदर के अणु पृष्ठ की ओर उठने लगते हैं। पृष्ठ पर पहुंचने के लिए इन अणुओं को संयोजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य इन अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्पष्ट है कि पृष्ठ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के अंदर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। द्रव का पृष्ठ न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यानी अधिकतम स्थायित्व रखने के लिए अपने तल पर न्यूनतम अणु रखने की प्रवृत्ति रखता है, या हम कह सकते हैं कि पृष्ठ सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करता है। यही प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है। पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ घटनाएं। साबुन अथवा डिटर्जेंट में जल मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः साबुन का घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी पहुंच जाता है जहां शुद्ध जल नहीं जा सकता। इसके बाद साबुन व मैल के कण आपस में असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव और कम हो जाता है, जिसके कारण यह कपड़ों को और अच्छे से सफाई कर देता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती रहती है। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। छिड़काव फुहार से ठंडक उत्पन्न होती है। गर्म सोप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ के अधिक क्षेत्र पर फैलता है, अतः गर्म सोप ठंडे सोप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं। स्थिर व शांत जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, जबकि पानी में तेल या केरोसिन आदि डाल देने पर लार्वा पानी में डूब जाते हैं तथा श्वसन न कर पाने के कारण मर जाते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार रहती हैं, जबकि कुछ बड़े आकार की बूंदें गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती हैं। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं। तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है, यही कारण है कि तेल पानी के तल पर फैल जाता है। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ऐसी नली जिसका छिद्र बहुत बारीक होता है केश नली कहलाती है। जो द्रव कांच को भिगोते हैं वो कांच की केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे जल। केश नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रवों में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह केश नली में अधिक ऊपर चढ़ेगा। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वो कांच की केश नली में नीचे की ओर गिरते हैं, जैसे पारा। केशिकत्व का कारण तो कागज ऑफ कैपिलरिटी। तो किसी द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। लालटेन में मिट्टी का तेल, मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम इसकी बत्ती में बनी केश नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है और बत्तियां जलती रहती हैं। यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डाल दें तो जल तौलिए की असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है और पूरा तौलिया धीरे धीरे भीग जाता है। वर्षा होने के बाद या सिंचाई करने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी केश नलिकाएं टूट जाती हैं और पानी के कारण मिट्टी नम बनी रहती है। निब वाले पेन की नोक बीच से चीर दी जाती है, जिससे एक केश नली बन जाती है, जिससे इसी केश नली में स्याही लगातार चढ़ती रहती है और पेन लिखता रहता है। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना केशिकत्व की सहायता से होता है। जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन जाइलम ऊतकों द्वारा एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, अतः पौधों द्वारा जल अवशोषण और पत्तियों तक पहुंचने में केशिकत्व के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। उत्प्लावन यानी अपथ्रस्ट और बायोन्सी फोर्स। तो जब हम लकड़ी के एक टुकड़े को पानी से भरकर एक बाल्टी में डुबोते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे पानी के भीतर से लकड़ी पर कोई ऐसा बल ऊपर की ओर लग रहा है जो उसके डूबने का प्रतिरोध करता है। इसी प्रकार जब हम लकड़ी को जल की सतह से नीचे ले जाकर छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि वह तुरंत ऊपर सतह पर आ जाता है, अर्थात जल या किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उल्लेखनीय है कि गैसें भी द्रव की तरह उत्प्लावन बल लगाती हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वह वस्तु तरल में डूब जाती है, जबकि उत्प्लावन बल के
भार से अधिक रहने पर वस्तु तरल की सतह पर ही तैरती रहती है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें आर्किमिडीज सिद्धांत से ज्ञात होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अतः किसी वस्तु का घनत्व द्रव से ज्यादा होता है, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होगा और वह डूब जाएगी। जैसे लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, इसी प्रकार जिस वस्तु का घनत्व कम होगा उसका आयतन ज्यादा होने के कारण उस पर उत्प्लावन बल उसके भार से ज्यादा होगा और वह डूबेगी नहीं बल्कि तैरती रहेगी। अतः लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है, अतः पानी की सतह पर तैरती रहती है। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरता रहता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम मगर जल से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि गैस भरे गुब्बारे का औसत घनत्व वायु से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम, जल का 9/10 गुना होता है, अतः घनत्व के कारण बर्फ का 10वां भाग 1/10 जल के बाहर निकला रहता है और बर्फ जल पर तैरता रहता है। जब एक पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पिंड का भार, पहला पिंड का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और द्रव का उत्क्षेप जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। इसी प्रकार एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी पर तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार संपूर्ण जहाज के भार के बराबर होता है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार शून्य होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार बराबर भार माइनस उत्प्लावन बल यानी 200 - 200 = 0। प्रेशर यानी दाब, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो P = F/A यानी पृष्ठ पर लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि एक नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। इसी कारण से नुकीली कील दीवार में आसानी से ठोकी जा सकती है। गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है, क्योंकि सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। समुद्र तल पर यह 0.1013 × 10⁵5 पास्कल होता है। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं, जो कांच की नली में पारे को भरने से बनी युक्ति होती है। एक वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उस पर तली की अपेक्षा दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाती है। द्रव में दाब, तो द्रवों के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। तो दाब = h × d × g। द्रवों में दाब के नियम, तो स्थिर द्रव में समान क्षैतिज तल समान गहराई के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। यही कारण है कि विभिन्न आकृतियों के पात्रों को पेंदी में एक क्षैतिज पाइप से जोड़ने पर सभी पात्रों में पानी का तल समान हो जाता है। इसे द्रव स्थैतिक विरोधोक्ति यानी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। स्थिर द्रव में स्थित किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। एक दाब मापी को एक
बेलजार में रखकर उस बेलजार में यदि वायु को धीरे धीरे निकालेंगे अथवा वायु का दाब कम करेंगे तो पारे का स्तर घटने लगता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। प्रथम कथन क्या है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। द्वितीय कथन, किसी पात्र में बंद द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित होता है तो वह बिना हास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। फिर पास्कल के नियम के आधार पर विभिन्न यंत्र काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस इत्यादि। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, उदाहरण मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, उदाहरण बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव, तो सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं तथा तरलों के इस गुण को उनके जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का प्रतिरोध करते हैं, श्यानता कहते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। श्यानता तरलों, द्रव्यों एवं गैसों का गुण है। यह अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होता है। गैसों में द्रव्यों की तुलना में श्यानता बहुत कम होती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता घटती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। इसका मात्रक डेका पॉइंटेज यानी इसका मात्रक डेका पॉइंज या पॉइजली पीआई या पास्कल सेकंड है। इसे प्रायः ईटा से दर्शाया जाता है। सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी, तो जब कोई वस्तु किसी तरल में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग गुरुत्व त्वरण के कारण बढ़ता है, किंतु जब कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है तो इस वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग के बाद मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग का न बढ़ना वास्तव में तरल की श्यानता के कारण होता है। यही कारण है कि वर्षा की बूंदें वायुमंडल में एक नियत वेग सीमांत वेग धारण करने के बाद उसी वेग से नीचे आती। धारा रेखीय प्रवाह यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह के वेग की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए क्रांतिक वेग कहलाती है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करती है, जबकि क्रांतिक वेग से अधिक होने पर घनत्व पर। उदाहरण, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अधिक गाढ़ा ज्यादा श्यानता होने के कारण तेजी से बहता है क्योंकि घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौलिस थ्योरम, जब कोई द्रव धारा रेखीय गति करता है तो दाब P प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा PV² तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा PGH का योग अचर रहता। दूसरे शब्दों में जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता। बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग, तेजी से चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति तथा अन्य वस्तुओं, कागज, पत्ते आदि का गाड़ी की तरफ खींचा जाना, हवाई जहाज को ऊपर उठाने में, आंधी में टिन की छत का उड़ जाना। घनत्व यानी डेंसिटी, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे P या D से निरूपित करते हैं। घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसका विमीय सूत्र m(L)⁻³ होता है। किसी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने हेतु सूत्र, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, D = m/v, अर्थात किसी पदार्थ का घनत्व D उसके द्रव्यमान m को आयतन v से भाग देकर ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ रेफरेंस मटेरियल के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ताप व दाब का घनत्व
पर प्रभाव पड़ता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जल वाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जल वाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब और ताप कम होने के कारण जल वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर बादल के रूप में तैरती रहती है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है, अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागरों में प्लाबी बर्फ दिखाई देती है। प्लाबी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होने के कारण अधिक घनत्व का होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होती, वह शुद्ध होती है। अतः आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारक। तो आविष्कार भाप इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। एक्सरे मशीन का आविष्कार रोंटगेन ने किया था। दूरबीन गैलीलियो। टाइपराइटर सोल्स। रेडियो जी मार्कोनी। डायनेमो माइकल फेराडे। टेलीफोन ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन। फाउंटेन पेन वाटरमैन। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। टेलीविजन बेयर्ड। लेजर थियोडोर मेमैन। रडार रॉबर्ट वाटसन। सेफ्टी लैंप डेवी। तो चलिए दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है कि दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप में पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया या लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? तो इसमें दोस्तों 200 न्यूटन का आवश्यक तनाव लगेगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता। दूसरा, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है। तीसरा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। उसमें जो सही उत्तर होगा सी होगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो वह एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो दौड़कर, ये छींकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संयंत्र केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो रिंग वलय का। नेक्स्ट है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उनके वेगों का अनुपात 2:3 होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, संवेग। बाकी सब ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं, दाब, कार्य और ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें विस्थापन सदिश राशि है। बाकी समय, चाल और दूरी ये सभी अदिश राशियां। पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा। तो ये दोस्तों हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है, गतिज। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं क्रमशः समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, x = y = z होगा।
नेक्स्ट है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ। तो इसमें जो सही आंसर होगा डी होगा, परवलयी वक्राकार का आकार लेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एक 30 वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, पहला है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ये है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। न्यूटन का पहला गति नियमन संकल्पना देता है जड़त्व की। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है दोस्तों? तो ये प्रतिक्रिया है, रिएक्शन। ये रिएक्शन है या रिएक्शन। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। फिर लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चप्पल, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ना कि चप्पल, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है दोस्तों अपकेंद्र बल। नेक्स्ट है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा हो? तो ये दोस्तों परवलय होगा, पैराबोलिक होगा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? तो इसमें दोस्तों केवल संवेग संरक्षित है। नेक्स्ट है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसमें दोस्तों संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है, तो वह इसमें दोस्तों सी होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो भूमि पर ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है।
पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो पड़ता है वह दोस्तों अब जितना है उसका चौथा भाग होता। कथन पहला कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें सी सही होगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन से परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। फिर अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो वह ऐसा किस लिए कर पाता है दोस्तों? केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? तो इसमें पहला ही कथन नहीं है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये गलत। फिर लोलक की कालावधिक यानी टाइम पीरियड, लोलक का टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लकड़ी नहीं है, एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चला रहा है, तो एक समान दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में पहला है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इसमें से सही कथन बताने हैं। तो इसमें जो सही कथन होगा दोस्तों 1, 2 और 4 होगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। 11.2 चाहिए ना न्यूनतम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन दोस्तों गुरुत्वीय बल पर काम करता है। किसी पिंड का वजन उसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। दोनों, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि
उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। फिर वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस एडिसन ने की थी। घड़ी के स्प्रिंग में संभारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय और घूर्णी गति का। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है गतिज घर्षण को बेलून घर्षण में बदलना। कथन असर्शन क्या है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति मिला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, पहला, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से, कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा। कथन, एक लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सी एक सही है परंतु आर गलत होगा दोस्तों। फिर, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तब पारे से कम। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा 0। फिर, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका घनत्व है। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10।
पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही होगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह ऊपर उठता है, तो वह कुछ ऊपर उठता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव।